शाम का समय था। श्यामल जी अपनी पुरानी चारपाई पर लेटी हुई थी। वे अपनी धुंधली आंखों से दरवाजे की तरफ टक लगाए देख रही थी। तभी उनका पोता अंदर आया। अपने पोते को देखते ही वह कहने लगी, अरे गोलू, ज़रा बेटा इधर तो आना, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, ज़रा एक गिलास पानी तो ला दे बेटा। पर यह क्या? श्यामल जी अपने पोते को आवाज़ लगाती रह गई, लेकिन उनके पोते ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उनकी बात को अनसुना करते हुए घर से बाहर खेलने के लिए दौड़ चला। उनकी बात को अनसुना करते हुए घर से बाहर खेलने के लिए दौड़कर चला गया। फिर उन्होंने अपनी बड़ी बहू किशोरी को आवाज़ लगाई। जब बड़ी बहू ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, फिर उन्होंने छोटी बहू संजना को भी आवाज़ दी, लेकिन रसोई से आती बर्तनों की आवाज़ों के बीच उनकी आवाज़ अनसुनी होकर रह गई। किसी ने भी उनकी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। सरला जी के पति का देहांत 6 महीने पहले ही हुआ था। पति की मौत के बाद अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। श्यामल जी के पति का स्वर्गवास अभी 6 महीने पहले ही हुआ था। पति की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। श्यामल जी के 2 बेटे और एक बेटी है। बेटी का विवाह अच्छे खानदान में करके उसकी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गई थी। दोनों बेटों का भी विवाह हो चुका था। बड़े बेटे शेखर की पत्नी किशोरी और छोटे बेटे रोहन की पत्नी संजना है। शेखर का बेटा गोलू 12 साल का है, जबकि रोहन का बेटा 10 साल का है। दोनों की उम्र में 2 साल का ही फर्क है। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। घर के सभी लोग अपने देखभाल स्वयं कर सकते हैं, लेकिन यदि घर में कोई किसी दूसरे के सहारे जी रहा है तो वो थी श्यामल जी, जिनकी बढ़ती उम्र के साथ उनके शरीर की ताकत और हड्डियों की मजबूती कम होती जा रही थी। अपने घर के आंगन में श्यामल जी चारपाई पर अकेली बैठी हुई थी और खुद को बहुत ही लाचार महसूस कर रही थी। वो बैठी हुई सोच रही थी कि यह तो प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे नई पीढ़ी के शरीर में ताकत बढ़ती है, वैसे ही पुरानी पीढ़ी के लोग अत्यंत कमज़ोर और असहाय होते जाते हैं। लेकिन दोनों पीढ़ियों के बीच इतनी दूरी आ जाएगी, ना तो बच्चों को अपने बड़े बूढ़ों का अकेलापन दिखाई देगा और ना ही आंसू कभी नज़र आएंगे। वो सोचती है कि ऐसा तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचती थी कि 6 महीने पहले जब उमेश जी की मृत्यु हुई थी, तब का दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। दोनों बेटे और बहुएं उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते थे। कोई उनके पैर दबाता तो कोई समय पर उनका खाना और दवाइयाँ देता। हर तरह से उनकी सभी ज़रूरतों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता था। उस समय उन्हें लगता है कि पति के जाने का दुख तो पहाड़ों की तरह बहुत विशाल होता है, पर बेटों का सहारा उस विशाल पहाड़ को थाम लेगा। लेकिन वह सहारा कुछ दिनों के लिए ही था। मुश्किल से कुछ ही दिन निकल पाए थे कि दोनों बेटों ने आकर कहा, माँ, अब इस 2 कमरों वाले घर में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें भी तो अपनी पढ़ाई और अन्य कामों के लिए अलग कमरा चाहिए। बाबूजी तो कुछ किए बिना ही हमें बीच मझधार में छोड़कर चले गए। अब आप ही कुछ कीजिए। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्यामल जी हैरान होते हुए उससे पूछने लगी, बेटा, तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? मैं इस उम्र में क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए नया मकान भी बनवा सकूँ। तभी छोटा बेटा रोहन बोला, माँ, बाबूजी ने बहुत ही समझदारी का काम किया था कि सारी की सारी ज़मीन आपके नाम कर दी थी। गांव में जो आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, उसकी मालकिन तो आप ही है। आज उस ज़मीन की कीमत लाखों करोड़ों में है। अगर हम उस ज़मीन में से आधा हिस्सा बेच दें तो उससे जो रकम मिलेगी, उन पैसों से हम इसी घर को कई मंजिल तक बना सकते हैं। सबके लिए अलग अलग कमरे हो जाएंगे और घर भी बड़ा हो जाएगा, जिससे आपका भी नाम ऊंचा होगा। बड़े बेटे शेखर ने छोटे भाई की बात में सहमति जताते हुए कहा, हाँ माँ, रोहन ठीक कह रहा है। आप एक बार सोचकर तो देखिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। हमें जब कभी उनका जन्मदिन मनाना होता है तो जगह की कमी के कारण उन्हें अपने दोस्तों के सामने बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है। घर बड़ा होगा तो हम उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मना सकेंगे। दोनों बेटों की इतनी विनती करने के बाद श्यामल जी सोच में पड़ गई। आज नहीं तो कल देना तो इन्हें ही है। आखिरकार ये सब कुछ है तो इन्हीं बच्चों का।
ऐसा सोचते हुए अपने गांव की पुश्तैनी ज़मीन का आधा हिस्सा बेचकर उससे मिलने वाले पैसों को अपने बेटों को दे दिया और अपने बेटों से बोली, अब तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा मकान बनवा लो। दोनों बेटों ने घर के ऊपर 2 मंजिल और बनवा लिए। कुछ दिन गुजरे तो उनका बड़ा बेटा शेखर उनके पास आया और उनसे बोला, माँ, अब आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपको अब इन ज़मीन जायदाद के कामों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बुढ़ापे में तो अपनी जिम्मेदारियाँ अपने बच्चों को सौंप दो और आराम से राजमाता की तरह ठाट बाट में रहो। आपकी बहुएं आपकी सेवा करेंगी, बस आप उन पर हुक्म चलाइए। बेचारी श्यामल जी उनकी चीकनी चुपड़ी बातों का मतलब नहीं समझ पाई। उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा, बेटा, तू यह क्या कह रहा है? मैं कहीं भागी जा रही हूँ क्या? सब कुछ ठीक तो है? तभी उनका छोटा बेटा रोहन गोलू और वंश का हाथ पकड़कर उनके सामने ले आया। दोनों बच्चे अपनी दादी से लिपट गए। रोहन बोला, माँ, कल इन दोनों का जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि आप कल इन्हें कोई ऐसा उपहार दें जो यह दोनों जिंदगी भर याद रखें। आप जैसा उपहार आज तक किसी ने भी किसी को नहीं दिया हो। तब श्यामल जी बोली, मैं भी इनका जन्मदिन यादगार बनते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा उपहार भी तो नहीं दे सकती। तभी बड़ा बेटा शेखर बोला, माँ, आप ही एक ऐसी इंसान हैं जो इन्हें ऐसा अनमोल उपहार दे सकती है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के आगे कुछ कागजात निकाले और उन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हुए बोला, इनके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। श्यामल जी ने कागज़ों को उलट पलट कर देखा। उनमें सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था। एक पल उन्हें अपने पति उमेश जी की बात याद आ गई। वह हमेशा कहते थे, किसी कागज़ को पढ़े बिना कभी भी उस पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। दुनिया में धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह बात तो पराये लोगों के लिए होती है। यहाँ मुझे कोई धोखा क्यों करेगा? ये तो मेरे ही बच्चे हैं। यह सोचते हुए उन्होंने कांपते हुए उन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही उन्होंने हस्ताक्षर किए, उनके मन में एक विचार आया। वे सोचने लगी कि एक बार मुझे इन बच्चों से पूछना तो चाहिए था कि आखिर यह कागज़ किस चीज़ के हैं। जब उन्होंने उनसे यह बात पूछी तो उनका बड़ा बेटा शेखर बहुत ही रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, माँ, इस पर लिखा है कि आप अपने गांव वाली बची हुई सारी पुश्तैनी ज़मीन हम दोनों भाइयों के नाम कर रही हैं। यह गोलू और वंश के लिए आपका जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार है। यह सुनकर श्यामल जी को बहुत बड़ा सदमा लगा। कितनी चालाकी से दोनों बेटों ने उनसे कागज़ों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। अगले ही पल वह सोचने लगी कि बेटा तो सही कह रहा है कि इस उम्र में मैं ज़मीन जायदाद का क्या करूँगी। अगर यह मैंने उन्हें दे भी दी, अब मैं आराम से उनके साथ रहूँगी। दोनों बहू और बेटों से खूब सेवा करवाऊँगी। उसी दिन सुबह के समय श्यामल जी पार्क में टहलने के लिए चली गई। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद वह अपनी सहेली कामना जी के साथ गपशप करने लगी और जब वह घर वापस लौटी तो देखा घर पर कोई नहीं था। रसोई घर का सामान भी गायब था। एक पल के लिए वह घबरा गई और बच्चों को आवाज़ देने लगी तो इतने में बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाती हुई आई, क्या हुआ माँ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हम ऊपर आ चुके हैं सारा सामान लेकर। ठीक है बहू, तुम काम में व्यस्त हो तो मैं भी ऊपर ही आ जाती हूँ, श्यामल जी ने चैन की सांस लेते हुए कहा। लेकिन यह चैन क्षण भर के लिए ही था। जैसे ही श्यामल जी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंची तो अपना पहला कदम नए चमचमाते हुए फर्श पर रखा। किशोरी चिल्लाते हुए बोली, अरे अरे, आपको दिखाई नहीं देता क्या? सारा घर गंदा कर दिया। मैंने अभी अभी पोछा लगाया था, सूख तो जाने देती। किशोरी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर श्यामल जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। अगर मेरे लिए नाश्ता बना देती तो मैं कुछ खा लेती। फिर बहू का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देखते हुए उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई। मैं ऊपर जाकर फर्श गंदा नहीं करूँगी, तुम मेरे लिए खाना नीचे ही पहुँचा देना। तभी किशोरी ने मुंह बनाते हुए कहा, देखिए माँ जी, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है आपके खाने के लिए। ऊपर जाकर अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए, उसने कुछ बनाया होगा तो वो दे देगी। श्यामल जी विनती करते हुए बोली, अरे बहू, पहले ही इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर तू ही कुछ दे देती।
माँ जी, अभी मुझे बहुत सारा काम पड़ा है, सिर्फ रोटी बनाने का काम ही नहीं है मेरे पास। इतना कहकर वह अंदर चली गई। श्यामल जी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर छोटी बहू संजना के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि वह भी घर के काम में व्यस्त थी। उन्होंने उसे आवाज़ दी और खाना मांगा तो संजना ने कहा, माँ जी, अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई है, रात की रोटियां पड़ी है, आप वही खा लीजिए। श्यामल जी रात की बासी रोटियां लेकर उदास मन से नीचे आ गई। उनकी आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो बहुएं कल तक माँ जी कहकर उनके आगे पीछे घूमती थी, आज अचानक इतना पराया व्यवहार क्यों कर रही है। इस समय उनकी बेटी आरती का फ़ोन आया। माँ, कैसी है आप? खाना तो समय पर खाती है ना? श्यामल जी ने आंसू पोंछे और गले को साफ करते हुए कहा, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे दोनों भाइयों और भाभियों ने मुझे सर आँखों पर बिठा के रखा है। तू मेरी चिंता मत कर। तेरी भाभी गर्मा गर्म खाना परोस कर गई है और मैं अभी वही खा रही हूँ। बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए श्यामल जी की आवाज़ भर आई। वह अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसीलिए तुरंत फ़ोन काट दिया। बेबसी से वही बासी रोटियां खाते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज वह अपने दोनों बेटों शेखर और रोहन से इसके बारे में बात करेगी। दोपहर बीतने ही वाली थी और श्यामल जी अभी तक दोपहर के खाने का इंतज़ार कर रही थी। जब कोई नहीं आया तो थक हार कर उन्होंने आवाज़ लगाई, बहू, मुझे भूख लगी है, खाना तो दे दो। लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई। 4-5 बार आवाज़ लगाने पर भी जब कोई नहीं आया तो थक हार कर वह फिर से ऊपर गई तो बड़ी बहू किशोरी ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए दो रोटी और सब्जी एक प्लेट में डालकर ऐसे रख दी जैसे किसी भिखारी को देते हैं। बहू का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर श्यामल जी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। वह सोचने लगी, आखिर दोनों बहुओं को हो क्या गया है? मेरे 2 वक्त की रोटी भी भारी क्यों लगने लगी है? आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया? मैंने इनका क्या कर लिया? अभी इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि उनकी नज़र बाहर से आते हुए अपने छोटे बेटे रोहन पर पड़ी। पीछे ही बड़ा बेटा दरवाजा से घर आ रहा था। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, श्यामल जी ने कहा, बेटा सुनो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। तभी छोटा बेटा रोहन बोला, माँ, जो भी बात करनी है बाद में करेंगे, मैं अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। बड़े बेटे ने भी कहा, माँ, आपको तो कोई काम नहीं है, हम थके हुए आते हैं। श्यामल जी इतना सा मुँह करके वहीं बैठ गई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने बेटे से बात करने के लिए सोचा और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर जाकर देखा तो उनका बड़ा बेटा शेखर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उनकी बहू किशोरी ने मुँह बनाते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी माँ आई है। श्यामल जी यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, यह क्या बात हुई बहू? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तभी शेखर बोला, क्या माँ, इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है? फिर श्यामल जी बोली, बेटा, बात क्या है? कल से बहू का व्यवहार भी बदल चुका है और तुम भी इतना विचित्र व्यवहार कर रहे हो। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह फालतू ड्रामा करने लगी? छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में ज़रा भी देर नहीं करती। तभी उनकी बहू चिल्लाते हुए, सुन लिया, जाइए यहाँ से, नाश्ता करने दो इन्हें। बहू की तेज आवाज़ सुनकर तो जैसे श्यामल जी के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उन्हें लगा जैसे वह किसी बुरे सपने से अभी अभी जागी हो। वह अपमानित होकर बड़ी बहू के कमरे से बाहर निकल गई। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उन्हें भूख भी लग रही थी, इसीलिए हिम्मत करके छोटे बेटे के पास चली गई। दरवाज़ा खुला था। उन्होंने आवाज़ दी, कोई नहीं आया तो वह अंदर जाकर बैठ गई। उनके बेटे रोहन ने उन्हें देखा तो रसोई घर में से 2 रोटियां लाकर उन्हें दे दी। अभी श्यामल जी ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, इतने में बहू संजना कमरे से बाहर आ गई। माँ जी, आप यहाँ कैसे? अपनी बहू के इस सवाल को सुनकर उनकी आंखें भर आई। यहाँ कैसे का क्या मतलब? बहू, अब किशोरी बहू ने भी मुझे कह दिया है कि यहाँ मत आया करो, और अब तुम भी ऐसी बात करोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? अपनी माँ की यह बात सुनकर रोहन ने उनसे कहा, माँ, आप पहले खाना खा लो, फिर बात कर लेना। रोहन की अपनी माँ के साथ नरमी से पेश आते देख छोटी बहू
संजना उन्हें गुस्से से घूरने लगी, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे शेखर को दवाइयाँ लाने को कहा तो बड़ी बहू किशोरी ने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि हमसे अपने खर्चे ही पूरे नहीं होते तो आपके खर्चे कैसे उठाए। बात केवल 2 रोटियों की होती है। बात केवल 2 रोटी की होती तो चलता, आपके खर्चे तो कम नहीं है। कपड़ों का खर्च, दवाइयों का खर्च, खाने पीने का खर्च अब हमसे नहीं हो सकेगा। हमसे तो यह खर्च नहीं उठाया जाएगा। अब श्यामल जी ने बड़ी बहू के पास जाकर खाना मांगना छोड़ दिया। अब तीनों समय का खाना छोटी बहू संजना के यहाँ से ही खाना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब सरला जी खाना खाने के लिए अपनी छोटी बहू संजना के पास जा रही थी, तभी उन्हें छोटी बहू संजना की आवाज़ आई। वह अपने पति से झगड़ रही थी। कुछ सीखो अपने बड़े भैया और भाभी से। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और हमारे माथे मढ़ दिया। तुम्हारी माँ को हमारे खर्च पहले ही कुछ कम है क्या? तभी रोहन बोला, तुम्हारी बात ठीक है संजना। जब बड़े भैया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो फिर माँ का सारा बोझ हम ही क्यों उठाए? मैं बड़े भैया से बात करके उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का इंतज़ाम करवाता हूँ। बेचारी श्यामल जी यह सुनकर तो एकदम पत्थर की मूरत की तरह खड़ी हो गई और वहीं से वापस नीचे आ गई। अब किसी बेटे बहू के पास दोबारा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उनकी बर्दाश्त करने की सारी हदें खत्म हो रही थी, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना तो दूर, अब कोई उन्हें इस घर में देखना भी पसंद नहीं करता था। वह अकेली ठुकराई हुई सी आंगन की चारपाई पर बैठी रही। सभी का आंगन में आना जाना चलता रहा, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह अपनी बूढ़ी माँ के पास 2 पल के लिए बैठकर उनकी हाल खबर पूछ ले। जब बेटों और बहुओं ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था तो फिर वह अपने पोतों से क्या उम्मीद करती? आखिर वह भी तो अपने माता पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे थे। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी श्यामल जी अकेलेपन और भूखमरी की मार झेल रही थी। आज बिना कुछ खाए पिए वह टहलने के लिए निकल गई तो उनकी सहेली कामना जी ने महसूस किया कि वह बहुत ही गुमसुम सी है। थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा कि वह खुद ही सब कुछ बता देंगी, लेकिन जब श्यामल जी ने कुछ नहीं बताया तो कामना जी ने ही उनकी परेशानी का कारण पूछ लिया। तभी श्यामल जी आंसुओं से भरी आंखों से बोली, क्या बताऊँ कामना, जब मैंने बेटी को जन्म दिया था तो हम लोगों को लगा था कि हमारे सिर पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो, क्योंकि हमें उसके लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, पढ़ा लिखा कर दूसरों के घर भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे एक के बाद एक 2 बेटे पैदा हुए तब मैं फूली नहीं समा रही थी और उनके बाबूजी का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हमें लगता था कि शायद हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। हमने मोती दान किए होंगे और इस जन्म में यह कृपा बरस रही है। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मैंने तो गंगा नहा ली हो। बेटों के साथ तो मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा और वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। मैंने तो पूरी उम्र इसी गलतफहमी में बिता दी थी कि हम बच्चों के ऊपर जो आज खर्च कर रहे हैं वह हमें बुढ़ापे में सूद समेत वापस कर देंगे। अपनी सारी जमा पूंजी हमने अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़े करने के लिए लगा दी, यहाँ तक कि अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दिया। अब पति का साथ भी छूट गया है और सेहत भी साथ छोड़ने लगी है और दोनों बेटे हैं कि मेरी दवाइयों का खर्च उठाना तो दूर, अब तो उनसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिलाई जाती। अपनी बूढ़ी माँ को सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए, उनका गला रूंध गया। कामना जी ने उन्हें पानी पिलाया और उन्हें तसल्ली बंधाई कि सब ठीक हो जाएगा। फिर श्यामल जी बोली, पता नहीं कामना, इस उम्र में और क्या क्या देखना पड़ेगा। भूख से तड़पने के बाद भी अब तक मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। इतना कहते वह फूट फूट कर रोने लगी और वही ज़मीन पर बैठ गई। कामना जी ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें उठाते हुए कुर्सी पर बिठाया और बोली, देखो श्यामल, यदि तुम ऐसे ही हार मान जाओगी तो इसके बाद भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या करेंगे। लेकिन यदि तुम हिम्मत दिखाती और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती हो तो अपना बचा हुआ जीवन बहुत अच्छी तरह से बिता सकती हो। अपनी सहेली की यह बात सुनकर श्यामल जी कुछ सोच में पड़ गई। अब तुम मेरे साथ चलो। कामना जी
श्यामल जी को अपने साथ एक ठेले पर लेकर गई, जहां उन्हें भरपेट खाना खिलाया। फिर श्यामल जी घर लौट आई। काफ़ी देर वो कुछ सोच विचार में पड़ी हुई थी। शाम हो चुकी थी, लेकिन श्यामल जी को दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ था। फिर खुद ही हिम्मत करके जो थोड़े बहुत पैसे जोड़कर रखे थे, उन्हें लेकर पास के किराने की दुकान पर चली गई और एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आई। शाम के समय उनकी बेटी आरती अपने पति के साथ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची, तो श्यामल जी उस समय ब्रेड खा रही थी। अपनी बेटी आरती को देखते ही उन्होंने ब्रेड का पैकेट अपने पीछे छिपा दिया और बोली, अरे बेटी, तुम कब आई? तूने तो आने के बारे में बताया भी नहीं, ना कोई खबर की। माँ, जब मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी तो मुझे तभी एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है। बेटी, मैंने तुझसे कहा था कि सब कुछ ठीक है, तू बिना सिर पैर की ही चिंता कर रही है। श्यामल जी ने नज़रें चुराते हुए कहा। तभी दरवाजे से आती हुई उनकी सहेली कामना जी की आवाज़ सुनाई दी। क्या खास ठीक चल रहा है? आरती बेटी, अच्छा किया तू आ गई है। मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी माँ कैसे कैसे एक एक दिन काट रही है। कामना जी ने सारा हाल आरती को कह सुनाया। सारी बात सुनकर आरती हक्की बक्की रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ पर जान छिड़कने वाले उसके भाई अचानक इतनी लालची कैसे हो गए। श्यामल जी का दामाद जो यह सारी बातें सुन रहा था, कहने लगा, माँ जी, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वकील है। आप एक काम कीजिए, अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागज़ उठाइए और हमारे साथ चलिए। श्यामल जी के काफ़ी मना करने के बाद भी वे दोनों नहीं माने और उन्हें अपने साथ वकील के पास ले गए और सभी हालातों के बारे में बताया। वकील ने सभी कागज़ देखे और कहने लगा, यह बताइए, ये कागज़ किस प्रॉपर्टी के हैं? तभी श्यामल जी ने कहा, यह हमारे मकान के और ज़मीन के कागज़ है। फिर वकील मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटों बहुओं को अच्छा नाच नचा सकती है। फिर वकील के कहने पर श्यामल जी ने कागज़ी कार्रवाई शुरू की। उसके कुछ समय के बाद श्यामल जी घर लौट आई। थोड़ी ही देर में उनके दोनों बेटे भी घर आ गए। उनके पास आकर बोले, माँ, अब हमसे आपका बोझ नहीं उठाया जाता, इसलिए हमने आपका इंतज़ाम वृद्धाश्रम में करवा दिया है। यह बात सुनकर श्यामल जी हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। तो बड़ा बेटा बोला, चिंता मत कीजिए माँ, वहाँ आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अभी यह बात चल ही रही थी कि आरती और उसका पति वकील के साथ उनके सामने हाजिर हो गए। उन दोनों को वकील के साथ वहाँ देखकर दोनों बेटा और बहू को हैरानी का ठिकाना न रहा। बड़ा बेटा बोला, ये सब क्या तमाशा हो रहा है? तुम लोग यहाँ वकील के साथ? फिर बड़े बेटे ने कहा, अच्छा, अब समझ में आया कि माँ की संपत्ति में तुझे और जीजाजी को भी अपना हिस्सा चाहिए, इसीलिए वकील को लेकर आ गई हो। इसीलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, यह सारी संपत्ति हम दोनों भाइयों की है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं। यह बात सुनकर आरती और उसके पति को बहुत गुस्सा आया। तभी आरती बोली, मुझे माँ की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ इस बुढ़ापे में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताए। अरे, मैं तो माँ को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने ही यह कहकर मना कर दिया कि अपने जीवन का अंतिम समय वह बाबूजी की यादों के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहती है। फिर श्यामल जी ने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लाते हुए कहा, अपनी बेटी से ज़्यादा मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने अपने बेटों को प्यार किया, यह सोचकर कि बेटियां तो पराई होती है, केवल बेटे ही बुढ़ापे का साथ निभाते हैं। लेकिन आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तुम लोगों ने मेरे पास कोई और चारा ही नहीं छोड़ा था। जब तक जायदाद मेरे नाम पर थी तब तक मेरे आगे पीछे दौड़ते थे, और अब फ़र्ज़ निभाने की बात आई तो तुम सभी ने हाथ पीछे खींच लिए। बस मेरा पैसा और ज़मीन तुम सबको चाहिए थी, पर तुम्हारी बूढ़ी माँ, उसका क्या? ये मत भूलो कि ये घर आज भी मेरे पति का है। इस घर पर सबसे पहले अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे ने कहा, इस पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है। वसीयत बनाते समय ही बाबूजी ने यह मकान हमारे नाम पर कर दिया था। तभी वकील साहब बोले, आपकी बात सही है, लेकिन आपके बाबूजी ने मरने से पहले यह घर और ज़मीन अपनी पत्नी श्यामल जी के नाम पर कर दी थी,
और साथ में यह भी लिखवाया था कि उनकी पत्नी के जीते जी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वही रहेगी। शायद आप लोगों के बाबूजी को इस बात का एहसास पहले ही हो चुका था अपनी माँ के साथ कितनी घटिया हरकतें कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी वसीयत में बदलाव करवा दिए थे। उनकी मृत्यु की जो तारीख आपने बताई है उससे ठीक एक हफ्ता पहले ही वसीयत को बदलवा दिया गया था। आज की तारीख में यह घर और आपके बाबूजी की गांव की ज़मीन श्यामल जी की है। वह जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। यह सुनकर तो दोनों बेटों की जैसे जान ही निकलने लगी थी। वह कभी वकील को देखते तो कभी अपनी माँ को। इस घटना के बाद श्यामल जी, जो आज तक सब कुछ सह रही थी, चुपचाप रहने वाली एक सीधी सादी सी महिला नहीं रही। अपने अधिकार के लिए लड़ना उन्हें आ गया था और अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटा बहू को अपना फैसला सुना दिया कि वह जल्द से जल्द मकान को खाली कर दे। इतनी बात सुनते ही बड़ा बेटा शेखर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। इस समय छोटा बेटा रोहन बोला, माँ, मुझे तो बड़े भैया ने उल्टी पट्टी पढ़ाई थी, नहीं तो आप जानती ही है मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। फिर श्यामल जी बोली, मुझे दुखी करने से पहले तुमने इतना तक नहीं सोचा था कि इस उम्र में मेरी माँ कहाँ जाएगी और कैसे रहेगी। फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? लेकिन मैं अपने दोनों पोतों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। इसीलिए तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहना होगा। अब श्यामल जी ने अपनी गलती सुधारते हुए एक और कदम उठाया। उन्होंने वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गांव की ज़मीन पर सिर्फ उनकी बेटी का हक रहेगा। अपनी सहेली की मदद से उन्होंने अपने मकान के बीच वाली मंजिल किराए पर दे दी और सबसे नीचे वे स्वयं रहने लगी। आरती ने उनके लिए खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने के लिए एक नौकरानी भी लगवा दी। अब श्यामल जी को अच्छा खाना नसीब होने लगा था। अपनी सासू माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुएं दंग हो गई। हैरान तो दोनों बेटे भी थे और दिल के किसी एक कोने में उन्हें एहसास था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, श्यामल जी ने जो भी फैसला किया, क्या वह सही था? आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए।